नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इंडोनेशिया में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। राष्ट्रपति प्रोबो ने भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ द ऑनर भी दिया गया है और भारतीय समुदाय के लोगों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेशी दौरे पर हैं और ऐसे में वो इंडोनेशिया पहुंचे हुए हैं। सीमा पर पहुंचते ही मेजबान देश के फाइटर जेट ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी का ये तीसरा दौरा है और ऐसे में एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रोबो ने उनका भव्य स्वागत किया है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक में करीब 2500 करोड़ की ब्रह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल डील पर मुहर लगने की संभावना है। पीएम मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर भी जाएंगे और 9वीं शताब्दी में बना ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है। इंडोनेशिया का पोर्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बेहद ही करीब है। भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान पोर्ट और साथ ही आसपास समुद्री सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी और इसके तहत पोर्ट के विकास, समुद्री संपर्क, लॉजिस्टिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया। भारत और इंडोनेशिया के बीच करीब 250 करोड़ की ब्रह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की संभावित डील इस यात्रा का सबसे अहम एजेंडा मानी जा रही है। अगर समझौते पर मुहर लगती है तो फिलिस्तीन के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा विदेशी ग्राहक बन सकता है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो ये करीब 2000 साल पुराने माने जाते हैं। प्राचीन काल से भारतीय व्यापारियों, हिंदू और साथ ही बौद्ध संस्कृति का इंडोनेशिया पर गहरा प्रभाव रहा है। पीएम मोदी का ये 102वां विदेशी दौरा माना जा रहा है। वहीं वो तीसरी बार इंडोनेशिया पहुंचे हुए हैं। उनका पहला दौरा मई 2018 में हुआ था और इसके बाद मोदी सितंबर 2023 में जकार्ता में आयोजित 20वें आसिया भारत और 18वें ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने इंडोनेशिया पहुंचे हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज से चोरी की पुष्टि हुई है। एसआईटी रिपोर्ट में ये निकलकर सामने आया। साथ ही सीसीटीवी रिकॉर्ड में मिले हैं चोरी के प्रमाण। एसआईटी रिपोर्ट का ये दावा है और नोटों की गड्डी से छेड़छाड़ की गई है और 27 अप्रैल से 6 मई 2026 के बीच 70 संदिग्ध घटनाएं हुई हैं और सीसीटीवी में कई कर्मचारी चोरी करते हुए दिखाई दिए हैं। एसआईटी की ये सारी रिपोर्ट है जिसके बाद से ये बड़ा खुलासा हुआ है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की शुरुआत कैसे और कब हुई, इसको लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि गिरफ्तार 8 आरोपियों में से 6 ने मार्च 2025 में ट्रस्ट में नौकरी लगने के 2 से 3 महीने बाद ही नोटों की चोरी करना शुरू कर दिया था और एक दूसरे को देखा देखी सबने चोरी करना शुरू किया और आरोपी पहले 500 के 1-2 नोटें चुराकर अपने कपड़ों में छिपाकर ड्यूटी खत्म करके मंदिर से बाहर निकलते हुए ले जाते थे और इसके बाद से 10 की गड्डी चुराने लगे और फिर धीरे धीरे चोरी का ये सिलसिला लगातार बढ़ता गया और फिर आरोपी मंदिर से मोटी रकम चुरा कर ले जाने लगे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि अब तक सबने मिलकर लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की चोरी की है। 8 में से 7 आरोपियों ने कुछ संपत्तियां चोरी के पैसे से बनाई है और इसमें से कुछ प्रॉपर्टी अयोध्या के बाहर भी खरीदी गई है। एक आरोपी ने तो चोरी के पैसे से अपने पिता के नाम पर संपत्ति खरीदी है। सीसीटीवी से बचकर पैसे बाहर ले जाते थे और आरोपी अपने कपड़ों और मोजों में नोटें छिपाते थे। मंदिर परिसर से सीधे बाहर ले जाने में भारी चेकिंग का डर था, इसलिए आरोपी कपड़ों में छिपा कर गए कैश को सबसे पहले परिसर के भीतर बने शौचालय में ले जाते थे। वहां से धीरे धीरे उसे बाहर निकाला जाता था। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि 4 और 5 जून के आसपास ट्रस्ट में कई लाख रुपए चोरी का आभूषण भी आरोपियों के ठिकाने से बरामद किए गए हैं और इसके अलावा भी पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर कुछ और कैश बरामद किए हैं। यह भी पता चला है कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर कुछ आरोपी चोरी के पैसे से जंगल में पार्टी भी करते थे और उसी पार्टी के दौरान चोरी के पैसे का
बंदरबाट किया जाता था। जांच में आरोपियों ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि काउंटिंग रूम्स में लगे सीसीटीवी की निगरानी करने के लिए बने कंट्रोल रूम में कोई भी नहीं होता था और कई बार तो ठीक से मॉनिटरिंग ही नहीं होती थी, जिसका फायदा ये लोग उठाते थे। और ऐसे में अयोध्या में दान चोरी के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद से एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट जो है वो निकलकर सामने आई है। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की पुष्टि भी हुई है और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में मिले हैं चोरी के प्रमाण। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की जो है रिपोर्ट आई है और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि अब जो है एसआईटी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, मोजों में चुरा कर लेके जा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो भी अब निकल कर बाहर आ चुकी है। तो अब क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए अनीता, नित नए और कोई ना कोई नया खुलासा हमारे सामने आ रहा है। बिल्कुल, राम भक्तों की जो आस्था है पहले दिन से ही आहत हुई है। अभी नए नए जो वीडियोज देख रहे हैं, नए नए ये फोटोग्राफ्स वगैरह, मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, मुझे लग रहा है उनका जो संदेह है और उनका जो कुठाराघात उनके साथ में हुआ और गहरा होता जा रहा है। अब इसमें एसआईटी की जांच कहाँ तक पहुंच रही है? कल ट्रस्ट की तरफ से मीटिंग्स हुई है, उसमें भी क्या निकला क्या नहीं निकला वो भी ज्यादा किसी को पता नहीं चल पाया है। वो कहते हैं ना, किसी बड़े मामले को दबाने के लिए और एक झूठ को दबाने के लिए कहते हैं कि 10 झूठ बोले जाते हैं, तो लब्बो लुबाब पूरे मामले में यही किया जा रहा है। लेकिन जो मुकम्मल जांच आगे बढ़नी चाहिए और दोषी को सामने लाना चाहिए, इस्तीफे होने चाहिए, उस तरह की कोई चीजें हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में जो खुलासे हुए हैं सर, पैसों से बाहर भी जमीन खरीदा है इन आरोपियों ने, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? उन जमीन पर जो मकान बनवाया है उस पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई तो लगता नहीं है कि इसमें कार्रवाई होगी, क्योंकि अब तक की जो रवैया रहा है जांच प्रक्रिया का, उससे तो ये लगता नहीं है। उससे तो यही लग रहा है किसी भी तरीके से इस मुद्दे को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। जो डेंट लगा है उसके ऊपर पेंट करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर इस पूरे माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर जब चोरी हुई है तो मैं आपको अगर 1984 का एक वाक्य अगर बताऊं तो उससे और आज के वाक्य से आपको जोड़ के दे सकते हो। 84 में राम मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। उस समय राम मंदिर नहीं था, रामलला उस समय टेंट में हुआ करते थे। महंत लाल दास हुआ करते थे। महंत लाल दास के ऊपर इन लोगों ने 10 रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था। अच्छा। और फिर 93 में उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उसके बाद में सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी बने। उसके बाद से ये हो गया था कि जो महत्वाकांक्षी लोग थे, जो राम मंदिर के आड़ में ये गबन करना चाह रहे थे, जो आज की मंडली है, चंपत राय बंसल की और अनिल मिश्रा, इनकी मंडली है। ये मंडली तब से ही गिद्ध नजर इनकी थी कि यहाँ पे जो बढ़िया पुजारी हैं, जो वास्तव में राम भगवान को मानते, उनकी आस्थाओं को मानते, उन सबको हटा के और अपनी सत्ता वहां पे काबिज करना चाह रहे थे। वो हुआ। बिल्कुल। महंत लाल दास को 10 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा के उनको 93 में उनकी हत्या भी कर दी गई। उसके बाद में सत्येंद्र दास आते हैं, मुख्य पुजारी बनते हैं। तब से लेके अब तक ये सारा का सारा जो ड्रामा है वो चल रहा है। इन चीजों को अगर आप बिंदुवार पूरी कड़ियां अगर जोड़ो तो आपको सही से पता चल जाएगा कि राम मंदिर के नाम पे ये सनातनी, ये फर्जी जितनी भी सनातनी है, वो हम आपकी आस्थाओं से कितना खिलवाड़ करते आए हुए हैं। बिल्कुल। ऐसे में रिपोर्ट जो निकलकर सर सामने आई है उसमें तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी चूक हुई है। नहीं, रिपोर्ट कहाँ निकल के आई है मुझे तो नहीं पता चल रहा कि एसआईटी की एक भी पन्ना बाहर निकल के आया हुआ है। आप अगर राम मंदिर में अगर इस समय अगर आपका कोई जानने वाला है, अगर वहाँ अगर किसी से बात करो तो वहाँ पे राम मंदिर में इन लोगों ने ऐसा घेरा बनाया हुआ है, कोई रिपोर्टर अंदर ना जाए, कोई राजनीतिक जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी अंदर ना जा पाए, ताकि इनके कुकर्मों को और उनकी जितनी चोरी चपारी की वो बातें पकड़ पाए। इवन जो स्थानीय जो अयोध्या के रहने वाले लोग हैं
उनके ऊपर भी पहरा है, वो भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो इस कुल मिला के ये है, जितने भी चीजें चोरी हुई, रामचरितमानस पहले चोरी हो गई और पता चला कल वो प्रकट हो गई। बिल्कुल। इन चोरों ने उन चोरों से कहा भैया कुछ चीजें तो ले आओ ताकि हम लोग सामने प्रेजेंट कर दें। तो उन्हीं चोरों ने इनको फिर दिया कि चलो ये भी ले लो। तब उन्होंने मीडिया में लाके कहा देखो इसकी चोरी का इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो हमारे पास सुरक्षित है। तो कुल मिला के जितने चोर हैं वो एसआईटी की जांच कर रहे हैं, एक चोर दूसरे की चोरी की जांच कर रहा है। बिल्कुल। ऐसे में सर एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि चंपत राय की जगह जो है अब कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है और 22 तारीख को फिर बैठक होने वाली है, तो क्या लग रहा है कि फिर 22 तारीख को फेरबदल होगा कुछ? अब जब 10 रुपए का, मैंने आपको एक वाक्य बताया, 10 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा के उस व्यक्ति को हटा दिया गया, बिल्कुल। और आपके ऊपर तो करोड़ों का आरोप लगा है, न सिर्फ आरोप लगा है, 80,000 तो 80 लाख तो पहले ही एसआईटी ने रिकवर कर लिए हैं। बिल्कुल। तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब इसमें आरोप नहीं, मुझे तो लगता है सिद्ध हो गया है। बिल्कुल। लेकिन जो ट्रस्ट में लोग हैं सर, जो ट्रस्ट में लोग हैं वो तो मान ही नहीं रहे ना कि चंपत राय ने चोरी की है या फिर चोरी के इतने बड़े मामले में वो शामिल है या फिर चोरी होने की उनको जानकारी थी, वो तो मान ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं। उनके मानने से कुछ नहीं हो। 1,40,00,000 जो जनसंख्या वो तो मान रही है। जनता की अदालत तो इस बात को मान रही है कि चोर सामने आ गए हैं, किसने चोरी करी है। तो दैट्स इट। वो माने या ना माने, पूरी मीडिया ने मान लिया है, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं भारत में उन्होंने सबने मान लिया चोरी। अब वो माने क्या, सब चीजें सामने आ गई हैं। जिसने दान दिया है, अब 2-3 चीजें और सामने निकल के आई हैं। चोरी की बड़ी बड़ी चोरियां, मैन्युफैक्चरिंग का जो वो कंपनी का नाम है LNT, उसने राम मंदिर का निर्माण करवाया था अपनी आस्था पूर्ण करके। उन्होंने कहा मैं पूरा मंदिर बनवाऊंगा, सिर्फ 1 रुपए लूंगा। ठीक है। तो उन्होंने 1 रुपए में पूरे मंदिर का निर्माण करवाया है। बावजूद इन चोरों ने क्या करा है, राम मंदिर की जितनी भी कॉस्टिंग हुई है 24,000 करोड़ की, उन्होंने फर्जी बिल बना के वो पैसा अपने जेब में रख लिया। एक बात। दूसरी बात ये, मंदिर में जितना संगमरमर का जितना भी पत्थर लगा है, वो राजस्थान से एक व्यापारी ने कहा था कि मैं 1 रुपए में सारा पत्थर दूंगा, और दिया उन्होंने। और उस पत्थर का इन्होंने क्या करा, फर्जी बिल बना के वो जितना भी पत्थर की कॉस्टिंग था वो भी पैसा इन्होंने हड़प कर लिया। ठीक है। ये LNT भी सामने आ गया है, वो व्यापारी भी सामने आ गया है, और जितनी साज सज्जा का जितना काम हुआ उन्होंने भी 1-1 रुपए में मंदिर में दान में दिया था। उस कॉस्टिंग का भी इन्होंने बिल बना के सारे डकार गए। अब बताइए, आप कुछ बचा है कहने के लिए? नहीं सर, अब ठीक है, आगे अब कार्रवाई पर नजर रहेगी। पूरी दुनिया की नजर जो है अब कार्रवाई पर ही टिकी हुई है, और समय का थोड़ा सा अभाव है सर। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं बीते दिनों राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक खत्म हो गई और करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। बैठक में क्या हुआ और इस पर सबकी नजरें अब टिकी हुई थी, और इसको लेकर ट्रस्ट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद से 22 जुलाई को ट्रस्ट की फिर से अगली बैठक होगी। बैठक में चढ़ावा चोरी और साथ ही चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर भी चर्चा हुई, और दोनों ही ट्रस्टी को बैठक में शामिल होने के लिए भी नहीं पहुंचे थे। ऐसे में बैठक में ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। आने वाले समय में उनके इस्तीफे से रिक्त हुए पदों पर भी नियुक्ति हुई, और ऐसे में नियुक्तियों के लिए नई कमेटी भी गठित की गई। कई खबरों में बताया जा रहा है कि कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का फिलहाल पदभार उन्होंने संभाला है। उन्होंने आंतरिक महासचिव बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ और इससे मैं काफी आहत हुआ हूँ। प्रबंधन में कुछ कमियां थी और हमारी छवि धूमिल हुई है। आपको बता दें कि दान में हेराफेरी को बात सामने आने के बाद से बुलाई गई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास ने की, और बैठक राम मंदिर में हुई, और यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव और संजय प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। ट्रस्टियों ने विश्वासघात नहीं किया है, ध्यान रखना। ये विश्वासघात जो हुआ है ये हमारे चंपत राय जी के, जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है ऐसा हम मानते हैं,
उन्होंने गलत लोगों का विश्वास किया और उन लोगों को इतने वर्षों तक अपने पास पाला। उन लोगों के द्वारा किया गया ये ट्रस्ट का विश्वासघात। चंपत राय जी की ओर से वीडियो जारी की गई और कहा गया कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, ये ऑडिट चल रही है, उसके बाद जो है अब इस तरीके का कृत्य हो रहा है, क्या कहेंगे? वो उन्होंने अपनी कल्पना से दिया होगा। महाराज जी, कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने चंपत राय जी से शिकायत की, फिर उन लोगों को काम से हटा दिया गया। वो लोग ये प्रश्न आपको प्रश्न चंपत राय जी से पूछना चाहिए, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए। वो तो अभी तक सामने नहीं आए। हाँ, तो हम उनसे पूछेंगे। आने वाले समय में क्या कुछ और लोगों पे कार्रवाई होगी? क्या ट्रस्ट के कुछ और लोगों को हटाया जाएगा जिनकी जिम्मेदारी बनती होगी और नैतिकता के आधार? एसआईटी का अंतरिम रिपोर्ट आया है, एसआईटी का पूर्ण रिपोर्ट आएगा। एसआईटी जैसा निश्चित करेगी और सरकार या न्यायालय जैसा निश्चित करेगा, वैसे वैसे होता रहेगा, वैसे वैसे होना चाहिए और जो भी अपराधी होंगे उनको दंड मिलना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 और 15 मई तक, ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप जो है वो चीन के दौरे पर रह सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति को पहला चीन दौरा होगा और इस दौरान उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है, शी जिनपिंग से मुलाकात होगी और ट्रंप ने जानकारी दी है इस साल सितंबर में अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और ट्रंप के अनुसार शी जिनपिंग सितंबर के अंत में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं और उनके अनुसार 24 सितंबर को अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित व्हाइट हाउस में दोनों की मुलाकात संभव है। शी जिनपिंग आखिरी बार 14 और 17 नवंबर 2023 को अमेरिका पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कैलिफोर्निया राज्य में सैन फ्रांसिस्को का दौरा किया था और चाइनीज राष्ट्रपति का ये मुख्य दौरा जो है वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन शिखर सम्मेलन और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए था। ट्रंप के चीन दौरे के साथ ही उनकी और जिनपिंग की कई अहम विषयों पर बातचीत हुई। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष ने व्यापार और संतुलन टैरिफ और साथ ही व्यापार बढ़ाने, टेक्नोलॉजी, AI, ताइवान मुद्दा और ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर बातचीत की। गौरतलब है कि उस समय ईरान युद्ध खत्म नहीं हुआ था। ट्रंप ने स्थिति और आर्थिक लाभ पर जोर दिया। दोनों ने अमेरिका चीन संबंधों को स्थिर रहने की जरूरत बताते हुए इसके लिए हर संभव प्रयास करने पर सहमति जताई। शी जिनपिंग से मीटिंग के बाद से ट्रंप ने दावा किया कि चीन की तरफ से अब ईरान को हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों की सप्लाई नहीं की जाएगी। ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग ने उनके इससे आश्वासन दिया है और ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ईरान के तेल पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग ने उनसे कहा है कि अमेरिका के खिलाफ चीन कोई भी युद्ध नहीं लड़ रहा है, लेकिन ईरान से तेल खरीदना उनके लिए अहम है। शी जिनपिंग ने यह भी साफ कर दिया है कि चीन ईरान से काफी ज्यादा तेल खरीदता है और ऐसा करना जारी रखेगा। वहीं फुटबॉल के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी टीम को एक बार फिर से विश्व विजेता बनाने का सपना बेहद ही दर्दनाक मोड़ पर आकर टूट गया। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 के एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल को अपने चिर प्रतिद्वंदी स्पेन के खिलाफ 0-1 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और इस हार के साथ ही पुर्तगाल का सफर जो है वो खत्म हो गया। साथ ही रोनाल्डो के ऐतिहासिक वर्ल्ड कप कैरियर का भी हमेशा के लिए अंत हो गया। मैच खत्म होते ही सीटी बजते ही अल नासर के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने जज्बे को काबू नहीं कर पाए और मैदान पर फूट फूट कर रोने लगे। रोनाल्डो ने इसे नॉट आउट मुकाबले से ठीक पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि उनके कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा और ऐसे में स्टेडियम में मौजूदा हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से इस दिग्गज को विदाई दी और उनके मैदान से बाहर जाते समय खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाया। मैच का फैसला बेहद ही नाटकीय अंदाज में हुआ और जब ऐसा लग रहा था कि दोनों टीमें निर्धारित समय में गोल करने में नाकाम रहेंगी और मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में खींचेगा, तभी 91 मिनट में स्पेन के खिलाड़ी ने पुर्तगाली फैंस का दिल तोड़ दिया और इस पूरे मुकाबले में दोनों ही टीमों की गोलकीपरों ने कमाल का प्रदर्शन किया। स्पेन के गोलकीपर ने इस मैच के असली हीरो साबित हुए और इस शानदार क्लीन शीट के साथ ही सिमोन ने वर्ल्ड कप में अपने गोल ना खाने का रिकॉर्ड को बढ़ाकर 609 मिनट कर दिया है और इसी के साथ स्पेन ने वर्ल्ड कप इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैचों में कोई भी गोल ना खाने की इटली 1990 और स्विट्जरलैंड 2006 और 2010 के सर्वकालीन रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।
दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के साथ ही देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बेहद ही खराब हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। राहत की बात यह रही कि अब तक एक्सप्रेसवे को फिर से यातायात के लिए खोल दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और उससे पैदा हुए संकट की समीक्षा के लिए मंत्रालय स्थित राज्य आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नियंत्रण कक्ष से राज्य के विभिन्न जिलों की स्थिति का जायजा लिया और राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जबकि सड़क और रेल यातायात पर भी व्यापक असर पड़ा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में कहा है कि राज्य इस समय मौसम की अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दिन के दौरान 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। फडणवीस ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने, झरने और पहाड़ी पर्यटक स्थलों पर नहीं जाने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राज्य भर में आपदा प्रबंधन, राहत और बहाली से जुड़ी टीमें लगातार तैनात हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मुंबई पुणे कॉरिडोर सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। घाट स्टेशन में कई जगहों पर भूस्खलन होने से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और पुराना मुंबई पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग खबरों में आगे बढ़ते हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। और ऐसे में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम गायब रहा है। वहीं तेज गेंदबाज मयंक यादव की वापसी हुई है। सीरीज 2023 जुलाई से शुरू होगी और इसके लिए टीम इंडिया जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को इस सीजन में भी जगह दी गई है। और जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में भारत की प्लेइंग 11 से संजू की जगह वैभव को जगह दी गई है, वैसे ही स्क्वाड में भी संजू की जगह वैभव को मौका दिया गया है। हालांकि बोर्ड ने संजू के बाहर होने का कोई भी कारण नहीं बताया है। फिर पिछले 2 साल से इंजरी के कारण बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मयंक यादव को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने भारत के लिए पिछले मैच अक्टूबर 2024 में खेला था और इसके अलावा बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह की भी वापसी हुई है। रिंकू मैन इन ब्लू के लिए पिछले मैच इस साल फरवरी में खेला था। आयरलैंड और इंग्लैंड T20 सीरीज में उन्हें जगह नहीं मिली थी और वैभव सूर्यवंशी इस समय लोगों की आंखों के तारे बने हुए हैं। उनके डेब्यू के सभी को इंतजार था और जो कि अब हो गया है और अब वैभव अपना दूसरा इंटरनेशनल मैच खेलने को तैयार है। वैभव ने पहले मैच में 14 रनों की पारी खेली थी और उनकी पारी काफी छोटी थी, लेकिन ये बताने के लिए काफी था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हैं और उन्हें चाहिए तो सिर्फ लगातार मौका। हालांकि वो वीडियो सामने आने से देखकर फैंस भी काफी टेंशनें बढ़ गई थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या वैभव को चोट जो है वो ज्यादा गंभीर है और क्या वैभव आज होने वाले मैच में खेल पाएंगे या नहीं। टीम मैनेजमेंट की तरफ से इसे लेकर कोई भी बयान नहीं आया है। वैसे देखा जाए तो इस तरह की चोटें अभ्यास के दौरान लगती रहती है और कई बार कुछ देर के लिए आराम और थोड़ा सा इलाज से वो ठीक हो जाती हैं। सभी को उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो T20 में खेलेंगे और अपने बल्ले का दम दिखाते हुए भारत को इस दौरे पर पहली जीत दिलाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन के कारण भारी तबाही देखने को मिल रही है, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग NH 244 बंद हो गया है। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में रविवार और सोमवार को भी भारी बारिश से भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इन घटनाओं के कारण इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। निर्माणाधीन परियोजनाओं का लगभग समूचे क्षेत्र में प्रभावित हुआ है और यातायात व्यवस्था बाधित हो गई है। डोडा जिले में भूस्खलन की घटना के बाद से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। किश्तवाड़ और डोडा जिले में रविवार रात को बादल फटने से कीचड़ और पत्थरों का जमूरा सैलाब आ गया और जिससे निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के पास खड़ी कई गाड़ियां और निर्माण उपकरण बंद हो गए। सोमवार को भी इन घटनाओं का असर देखने को मिला और इस कारण NH 244 बंद रहा और जिससे यातायात प्रभावित हुआ। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क की सफाई की और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। राहत कर्मी प्रभावित इलाकों में मलबा हटाने और फंसे वाहनों को निकालने
का काम कर रहे हैं। भारी बारिश के कारण निर्माण सामग्री और उपकरण भी नुकसान पहुंचे हैं। राहत की बात यह रही कि इस दौरान परियोजना स्थल पर कोई भी मौजूद नहीं था। डोडा किश्तवाड़ा मार्ग का भारी मलबा चट्टानों और कीचड़ ने बंद कर दिया है। जिले के प्रेमनगर के ऊपरी इलाकों में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ के बाजार में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे कई वाहन मलबे में दब गए हैं। नाले में अधिक पानी और मलबा आने से निचले इलाके के मकान और मंदिरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली है। सोमवार रात को शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों की एक रैली में बम विस्फोट हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। ये रैली शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन कर चुके छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी की ओर से की जा रही थी और जिसमें रात को करीब 9 बजे अचानक स्टेडियम ईदगाह मैदान के पास विस्फोट हो गया। बता दें कि एनसीपी के तरह छात्रों को ओर से जुलाई मार्च अभियान शुरू किया गया था, जिससे पहले ही दिन बम से हमला हो गया और यह हमला उस वक्त हुआ है जब छात्र पोस्टर और मार्च रैली कर रहे थे। एनसीपी ने एक बयान में आरोप लगाया है कि यह हमला जानबूझकर उनकी रैली में किया गया है। पार्टी ने इसे आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला बताया और ये रैली शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन की दूसरी बरसी पर आयोजित की गई थी और इस दौरान छात्र शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने और जुलाई क्रांति के सफल होने की खुशी मना रहे थे और साथ ही देश में सुधारों को लेकर जुलाई मार्च के नाम से मांगे कर रहे थे। छात्रों की ये पार्टी शेख हसीना को हटाए जाने के 2 साल बाद पूरी जुलाई में अभियान चल रही है और देश में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की मांग कर रही है। पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में समर्थन जुटाने की तैयारी कर रही है और इनकी मुख्य मांगों पर जनमत संग्राम कराने और रोजगार पैदा करने, देश में बिजली संकट समाधान और बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण और सीमा सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। बता दें कि इन्हीं छात्रों के नेतृत्व में बांग्लादेश में बड़ा आंदोलन किया गया था और जुलाई 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन जुलाई क्रांति के बाद शेख हसीना को सत्ता हिल गई थी और छात्रों के आंदोलन ने उनकी सरकार को उखाड़ फेंका था। हसीना ने 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण ली थी और इसके बाद से बांग्लादेश में नई सरकार बन गई। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद से पूरे देश में शोक का माहौल है। उनके पार्थिव शरीर के साथ अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। राजधानी तेहरान से शुरू हुआ ये अंतिम संस्कार जो है वो जुलूस या धार्मिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र कोम पहुंच चुका है और जहां पर जमकराना मस्जिद में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि 8 जुलाई को खामेनेई का पार्थिव शरीर इराक ले जाया गया, जहां पर शिया के पवित्र शहर नजफ और करबला में धार्मिक नेता और श्रद्धालु उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे और ऐसे में जुलूस के दौरान तेहरान और कोम में बड़ी संख्या में शोकाकुल लोग मौजूद रहे और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टरों पर कुछ लोगों ने पत्थर भी फेंके हैं और कार्यक्रम के अनुसार ईरान में श्रद्धांजलि के बाद से 9 जुलाई को खामेनेई के उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अमेरिका ईरान तनाव कम होने के बाद से वैश्विक तेल बाजार में राहत देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत घटकर करीब $72 प्रति बैरल पहुंच गई है और इसी बीच दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यात सऊदी अरब में अगस्त महीने के लिए एशियाई देशों के दिए जाने वाले कच्चे तेल की कीमतों में 26 साल की सबसे बड़ी कटौती का ऐलान किया गया है। सऊदी अमारको ने अगस्त में एशिया के सबसे अरब लाइट क्रूड की क्षेत्रीय बेंचमार्क मुकाबला $1.50 प्रति बैरल में डिस्काउंट पर उपलब्ध कराया है और ऐसे में भारत और तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से आयात करता है, इसीलिए इस फैसले को भारतीय रिफाइनरी और उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा माना जा रहा है। उधर होर्मुज जलडमरू में जहाजों की आवाजाही सामान्य से तेल आपूर्ति फिर से पटरी पर लौट आई है। वहीं दिल्ली के वजीराबाद इलाके में यमुना खादर के पास मिले अज्ञात शव की गुत्थी आखिरकार 1.5 महीने बाद सुलझ गई। दिल्ली पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान तिमारपुर निवासी 34 साल के चंदन सैनी के रूप में हुई है, जिसकी पहचान शव पर बने टैटू के जरिए की गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि चंदन की हत्या पुराने रंजिश के चलते की गई है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से मोबाइल फोन भी जब्त किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है।
ईरान अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के शोक में डूबा हुआ है। पूरा देश मातम मना रहा है और इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज में 2 जहाजों पर हमला हो गया है। इसकी वजह से दोनों जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अटैक में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका ने इस हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जहाजों को मिसाइलें लगी है और उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा है। अहम बात यह रही कि जहाजों पर सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हॉर्मुज से गुजर रहे दोनों जहाजों पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अटैक किया है। फिलहाल इस घटना को लेकर ईरान की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों तक युद्ध चलने के बाद से सीज फायर पर सहमति बनी थी। हालांकि तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। ईरान ने अमेरिका अटैक की वजह से अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई को खो दिया है। खामेनेई के साथ ईरान के और कोई भी अधिकारी मारे गए हैं। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया है कि उनकी सेना ने ईरान को बुरी तरह पीटा है और मातम मनाने का वक्त दिया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।